मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छी तरह सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोग कोर्स को लगातार रिवीजन में रखिए और सारी चीज़ों को जो आपको पढ़ाई जा रही हैं उनको आप लोग अभ्यास भी करते रहें। तो बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन की सीरीज। और फ्रिक्शन की सीरीज़ में हम लोग तैयार कर रहे हैं फ्रिक्शन की जो जो कंडीशंस होती हैं वो क्या हैं, कौन कौन से फ्रिक्शंस होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कार्य करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको सीमांत घर्षण भी कहते हो वो कैसे काम करेगा, फिर सिंगल ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कैसे काम करता है ये भी हम लोगों ने सीखा, और टू ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कैसे काम करता है ये भी हम लोगों ने सीखा। और टू ब्लॉक सिस्टम के 2 वीडियोस हम लोगों ने स्टडी की है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग ध्यान से चीज़ों को रिवीजन करते रहें और अभ्यास करते रहें। और जो नए बच्चे अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हैं वो लोग फ्रिक्शन के सारे वीडियोस को अच्छी तरह पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं और आप उनको तैयार करते रहें, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन का अपना अगला टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और बाद में हम लोग स्टडी करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एक को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण, और दूसरे को एंगल ऑफ रिपोज जिसको बोला जाता है विराम कोण, ठीक है बच्चों। तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और आज हम लोग अपने नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने वाले हैं फ्रिक्शन का ही जो पार्ट है जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अर्थात इसको हम लोग कहते हैं घर्षण कोण। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अर्थात इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण कोण। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बच्चों होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी सरफेस में कोई भी ब्लॉक जिसका मास m है उसको किसी सरफेस में रख दिया जाए तो एक तो इसमें काम करती है नॉर्मल रिएक्शन जिसको कहते हो कैपिटल N, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट का वेट दैट इज mg, और एक लगता है फ्रिक्शनल फोर्स F। और ये कौन सा फ्रिक्शन होता था, इसको हम लोग बोलते थे लिमिटिंग फ्रिक्शन अर्थात सीमांत घर्षण। कौन सा फ्रिक्शन होता था, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्लियर। प्रारंभ में क्या होता है, इनिशियली जब हम लोग बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एफ एक्सटर्नल बाह्य बल लगाते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स को लगाने से जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी बढ़ता है। शुरुआत में फ्रिक्शन क्या कहलाता है, शुरुआत में फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब हुआ स्थैतिक घर्षण, लेकिन जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को लगाओगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये तो पढ़ा हुआ है कि इनिशियली हम लोग बॉडी पर क्या अप्लाई करते हैं, एफ एक्सटर्नल यानी वाय बल लगाते हैं। जैसे जैसे वाय बल को बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। प्रारंभ में ये फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं होता, प्रारंभ में ये फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको आप लोग स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, बॉडी को रेस्ट पोजीशन में मेंटेन रखता है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल को लगातार बढ़ाते जाएं, वाय बल के मान को लगातार बढ़ाते जाएं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर लेता है और तब ये फ्रिक्शन क्या बन जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको सीमांत घर्षण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल को बढ़ाया, इसको बढ़ाते बढ़ाते एफएस अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया और इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी यहां पर जो एफएल होता है, अब ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको कहते हो सीमांत घर्षण। कौन सा घर्षण, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता था, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन अर्थात सीमांत घर्षण। अब क्या हुआ, अगर हम लोग बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स को लगातार बढ़ाते जाएं तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इसका एक रिजल्टेंट आ जाता है, दैट इज आर। इसको बोलते हो रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल। तो कैपिटल आर है रिजल्टेंट ऑफ, कैपिटल आर को बोला जाता है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अर्थात अविलंब प्रतिक्रिया,
एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कैपिटल आर को बोला जाता है सीमांत घर्षण बल और अविलंब प्रतिक्रिया का रिजल्टेंट मींस परिणामी। ठीक है, और ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, ये जो रिजल्टेंट आया है कैपिटल आर, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया, जिसको घर्षण कोण कहा जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच बनेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एन, और रिजल्टेंट क्या होता है, आर। आर किसका रिजल्टेंट है, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण कोण। सबको समझ में आ गया, क्या आपको क्लियर हुआ। इन द केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, in the case of limiting friction, the angle between normal reaction and resultant force of normal and limiting friction, normal and limiting friction is known as angle of friction, is known as angle of friction। क्लियर हो गया। सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की स्थिति में, सीमांत घर्षण की स्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण का परिणामी, सीमांत घर्षण का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ या अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वह घर्षण कोण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने दोनों में डेफिनेशन नोट कर ली। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल है, वो कोण है जो कौन बनाएगा, रिजल्टेंट फोर्स किसके किसके बीच बनाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, और ये रिजल्टेंट है किसका, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। पूरी बात समझ में आ गई। तो बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स किधर लगता है, आगे, और लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बैकवर्ड। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो शुरुआत में राइज नहीं होता, पहले जो फ्रिक्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टैटिक फ्रिक्शन अर्थात स्थैतिक घर्षण। और मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन FL। और इस प्रकार नॉर्मल रिएक्शन N और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है कैपिटल R, वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, जो कोण बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मीन्स घर्षण कोण। इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा। नोट कर लें आप लोग जल्दी से इसको, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया बच्चों, नोट कर लिया सभी लोगों ने। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके किसके बीच बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में। अब जरा सभी लोग ध्यान दें, फिगर को अगर हम लोग ध्यान से देखें और यहां से हम लोग टेन थीटा की वैल्यू को निकाल लें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स F अपॉन N। वेक्टर डायग्राम से अगर इसको ज्वाइन कर दें
तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एन, और यहाँ पर ये रिजल्टेंट है यार, इससे हमने इसको मिला दिया, तो ये जो वेक्टर है दिस इज एफ, सो ये भी एफ होगा, और ये एंगल कितना है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, और एफ की वैल्यू को हम लोग क्या रख दें म्यू एन, तो म्यू एन अपॉन एन, तो यहाँ से एक हम लोगों को फार्मूला मिल गया म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से हम लोगों को फार्मूला क्या मिल गया म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको घर्षण गुणांक कहते हो, और थीटा क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको घर्षण कोण कहा जाता है। तो ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण गुणांक और घर्षण कोण के बीच जो संबंध का सूत्र है इसको क्या बोला जाता है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे ये कई जगह यूज में आएगा जहां पर आपको थीटा की वैल्यू हो सकता है दी जाए और आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ ले, या कई ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया जाए और आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट करा ले। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण की दशा में यही फार्मूला लिखा जाता है म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस। ठीक, और अगर हम लोग बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गतिक घर्षण, तो उसमें फार्मूला लिखा जाता है म्यू के इज इक्वल टू टेन थीटा के। ठीक है, तो जैसे म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा वैसे ही हमारे लिए फार्मूला क्या है, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस। ठीक है, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा गतिक घर्षण, तो इसी फार्मूले को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू के इज इक्वल टू टेन थीटा के। अगर यहां से हमको क्या निकालना हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो थीटा एस इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स म्यू एस, और अगर इसमें हम लोग को क्या निकालना हो थीटा के, तो इसी फार्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स म्यू के। ठीक है, तो थीटा एस इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस और थीटा के इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू के। जब आपको म्यू की वैल्यू दी जाए और आपको थीटा फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला क्या लगेगा, थीटा एस इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, और यदि हम लोगों को म्यू के की वैल्यू दी जाए और थीटा के की वैल्यू निकालना हो तो फार्मूला क्या लगाओगे, थीटा के इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू के। तो एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन होता है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसको घर्षण गुणांक कहते हो, दोनों में रिलेशन का फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। नोट कर लें क्वेश्चन को, आंसर को नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या स्टडी कर लिया, हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो इसकी तैयारी कर लें। एक ये शॉर्ट टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक, इसका अलग से मैंने एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज जिसको विराम कोण कहा जाता है। ठीक है, तो तब तक आप लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को तैयार कर लें, कई जगह न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में एंगल ऑफ रिपोज लेकर हम लोग आएंगे और आप लोग उसको तैयार करेंगे, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ द बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, नत समतल पर किसी बॉडी की जो गति होती है, जो मोशन होता है, बॉडी ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, उसकी क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं, और फिर उनके न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, इसी प्रकार मन लगा करके पढ़ते रहें और लगातार मेहनत करते रहें, जिससे एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाएं, और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कंपटीशन में अपना सिलेक्शन पाएं। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।